नमस्ते दोस्तों। हाँ, पटवारी फर्जीवाड़ा जो भर्ती घोटाला हुआ है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या, उसके बारे में देखें। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है कि जो मेहनत करता है वो तो बेचारा साइड में रह गया है, और जो सूटकेस था लाखों रुपए में सौदा करके वो लोग नौकरी पा गए हैं। गांव से जब बच्चा शहरों की तरफ जाता है तो माँ बाप एक उम्मीद से देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो भी पढ़ने गए वो नौकरी लेके आएंगे, लेकिन पैसे वाले लोग रास्ते में ही इनकी सीटें छीन लेते हैं। तो ये क्या था पूरा मैटर, उसके बारे में समझेंगे। हेलो दोस्तों, जो पटवारी भर्ती परीक्षा आई थी अभी हाल ही में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो भर्ती परीक्षा आई थी, जिसमें पटवारी के पद भी थे, जिसमें 12 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरे थे और जिसका रिजल्ट पे आ गया है। कुछ न्यूज़ इस तरह की वायरल हो रही है ग्वालियर सेंटर के NRI कॉलेज की। वहाँ पर टॉप 10 में से टॉप 7 बच्चे हैं जो एक ही कॉलेज से आए हैं, जो कहीं ना कहीं व्यापम भ्रष्टाचार की आशंका पैदा कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में 15 से 15 घंटे 14 घंटे यहाँ पर बैठते थे, जिनको मैं खुद ही जानता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों के 180, 170, इवन यहाँ पर 100 नंबर लाने भी पसीने छूटे थे। अब वहाँ पर जिन बच्चों के टॉप आए वो 180 तक लाए उन लोगों में। तो इन लोगों का क्या कहना है उस संबंध में, क्या इस तरह के नंबर आ सकते हैं, तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। कि मुझे ये बताइए कि पटवारी भर्ती के संबंध में अभी कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है, ये खबर, तो क्या इस तरह के आशंका लगाई जा रही है, तो क्या इस तरह का स्कैम हुआ होगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा मानना है कि स्कैम तो हुआ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने तैयारी करी है उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी हाई था। हमने भी पढ़ाई करी है और हमने भी एग्ज़ाम दिए, तो जिस हिसाब से देखा जाए कि स्कैम तो हुआ हो, क्योंकि इतने नंबर लाना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन है। अच्छा। क्योंकि और जो टॉप आए हैं उनको भी देखो तो आप एक ही कॉलेज के हैं, एक ही सेंटर के हैं, और साइन भी उनके एक जैसे, और जब हिंदी में साइन है, हिंदी में साइन है। जब इतने पढ़े ले, आजकल का 12th का बच्चा इंग्लिश में कर सकता है, तो ये तो पटवारी ले इतने टॉपर बच्चे हिंदी में कैसे साइन कर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कैम तो हुआ होगा, क्योंकि इतने नंबर लाना भी मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई हमने भी करी है, तो स्कैम तो हुआ होगा। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्कैम तो हुआ है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी जो बच्चा हिंदी में सिग्नेचर कर रहा हो, सिग्नेचर भी एक ही जैसे एक ही पेन से किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है, आशंका है ऐसे। और वो लोगों के नंबर भी जो है हिंदी में जो साइन कर रहे हैं, उस टॉपर के 25 में से जो इंग्लिश का है 25 नंबर का, उसमें से 24 नंबर लेके आए हैं, तो आशंका पैदा करती हैं। तो अगला कैंडिडेट हमारे साथ हैं। क्या इसमें कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है, जो वायरल खबर हो रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? भ्रष्टाचार तो हुआ है, जैसे देख रहे हैं अपन, इतने लोगों के नंबर 180, 84, 77 जो बता रहे हैं। तो आपने भी तैयारी की होगी, तो आपने तैयारी तो आप किस तरह से पढ़े थे और क्या? हाँ, करी थी मैंने, तैयारी अच्छी करी थी, और जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से इतने नंबर लाना तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। बट लोग ला रहे हैं तो इसको फर्जीवाड़ा ही बोल सकते हैं अपन। हो सकता है उनकी पढ़ाई बहुत भयंकर रही हो। हाँ, हो सकता है। होगी, तो आप क्या कहते हो, क्या वो उन्होंने कहीं अलग से ग्रह से पढ़ के आए होंगे क्या? हो सकता है वो अलग ग्रह से पढ़ के आए हो, पर इस तरह की तैयारी, एक लड़की थी पूजा नाम की जो 20 वर्ष की है, तो इतनी जल्दी इतना पढ़ना तो नामुमकिन है। पूरा सिलेबस 2 महीने में कवर करना नामुमकिन है। हाँ, 8 सब्जेक्ट थे और 2 महीने में 8 सब्जेक्ट कवर करना नामुमकिन है। और उसमें से कुछ सब्जेक्ट नए भी ऐड हुए थे, जो कि हाँ, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट जिनको अभी तक अपन ने देखा भी नहीं था और पहली बार पढ़ रहे थे, उसमें भी पूरे नंबर लाना मतलब नामुमकिन था। और व्यापम ने जो गलत माना था उसका भी गलत, और व्यापम हाँ, और व्यापम में कुछ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन तो गलत दे ही रही है हर एग्जाम में। अच्छा। और इस एग्जाम में भी होंगे, उसके बावजूद भी इतने नंबर लाना मतलब कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो इनका भी कहना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हुआ इस तरह से, इनमें गुस्सा है एक तरह से, क्योंकि ये लोग भी मेहनत करते हैं। कि मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि ये जो खबरें चल रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, सारी चीज़ें हुई है ना, इस तरह से उन लोगों ने भी परीक्षा दी है, तैयारी की होगी, आप लोगों को भी यहाँ तैयारी की होगी। तो मुझे ये बताइए कि पेपर का लेवल क्या वास्तव में सही था, इतना इजी था जो टॉप नंबर ला सकते हो, और कुछ बच्चे नहीं लाए हैं वो वही हल्ला मचा रहे हैं क्या फालतू में? इस तरह का हुआ ही नहीं होगा, आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है, क्योंकि जिस तरह से हमने भी पेपर दिया है और पेपर का लेवल को देखते हुए अगर देखा जाए ना, तो कोई भी लड़का चाहे वो UR कैटेगरी का ही क्यों ना हो, उसके 150 से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते। इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि पेपर ही इतना टफ था। हम लगातार, मैं खुद तैयारी करता हूँ, MPPSC के एग्ज़ाम की तैयारी भी किया हूँ, लेकिन GS पे सिर्फ 10 प्रश्न बने हैं।
20 प्रश्न में से 20 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से सिर्फ 10 सही गए। तो अंदाज़ा लगा सकते कितना टफ रहा होगा। तो ये जो 175 नंबर है, 184 नंबर जो पूजा के आए हैं, तो ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा ही है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको फर्जीवाड़ा मानूंगा। फर्जीवाड़ा आपका कहना है कि हुआ है, तो क्या इसके संबंध में आप कुछ तर्क रखेंगे, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ? क्या क्या इसके संबंध में तर्क रख रहे हैं कि सच में फर्जीवाड़ा हुआ? कुछ प्रूफ के तौर पर इससे तर्क कुछ है? अगर देखा जाए ना, अगर व्यापम की पुरानी पृष्ठभूमि पुरानी पृष्ठभूमि देखा जाए तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्ग 3 की बात करता हूं, जो एक मतलब सीधे सेंटर से उसकी मतलब फ़ोटो खींच के वायरल हुई थी। फ़ोटो मतलब जिस कैंडिडेट दे रहा था एग्ज़ाम, उस कैंडिडेट की फ़ोटो वायरल हुई थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर से फ़ोटो लीक होना मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है, व्यापम की व्यवस्था है, परीक्षा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की व्यवस्था है, इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सिर्फ सवाल वर्ग 3 पे नहीं है, उसके बाद एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद इंजीनियरिंग का भी हुआ था, वहाँ पे भी एक ही कॉलेज के टॉपर निकले हैं। और आज ये पटवारी फर्जीवाड़े में भी एक ही NRI कॉलेज से 7 टॉपर निकले गए, और 7 टॉपर के नंबर 175 से ऊपर ही है। तो ये नंबर संभव नहीं है। और हमारे साथ जैसे दुर्गेश है, ये CGL की तैयारी करता है, इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी भाई के बहुत कम नंबर आए। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं CGL SSC CGL मेंस वाले हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इंटरव्यू दिए हुए PSC का और PSC मेंस 2 से 3 बार लिख चुके हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। तो उन लोगों के नंबर नहीं आ रहे, उन लोगों के 100 नंबर लाने में पूरी वाट लग गई है। तो सोचिए तो क्या हुआ होगा इस तरह से। तो प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी पटवारी भर्ती जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो इसके संबंध में जो वायरल खबर है कि वहीं से टॉपर हुए, तो तर्क क्या रखे जा रहे हैं इसमें कि ऐसा हुआ यहाँ पर, है ना? जैसे कि टॉप 10 एक ही कॉलेज से निकले हैं, ठीक है, दूसरा कि सिग्नेचर हिंदी में ही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदी में ही उन बच्चों ने किया हो। आशंका लगाई जा रही कि हिंदी में ही हो, कैसे क्या हो सकता है? सर देखो, आशंका यहाँ से मतलब उनका एक बात ये देखें, हम उनका कोड चेंज करने का जो प्रोसेस थे, एक जैसे ही कोड है उनके 154, 153 सभी बच्चे के जितने भी टॉपर है, तो पोस्ट कोड को लेकर वो भी 153, 154, 155 सारे बच्चे टॉपरों के एक ही क्रम में कोड है। तो ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करते हैं। सेकंड में हिंदी में सिग्नेचर करना, क्योंकि अमूमन बच्चे इंग्लिश में ही सिग्नेचर करते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, लेकिन वो जो जितने भी टॉपर है उसमें से 7-8 लड़के सभी हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सेकंड में व्यापम पे फर्जीवाड़ा होना उसके लिए आम बात है, क्योंकि व्यापम कहीं पहली बार नहीं करा, कहीं दफ़ा कर चुका है, और मध्य प्रदेश बदनाम भी है इसी नाम से। व्यापम घोटाला 2011 वाला जो घोटाला हुआ था उससे काफ़ी प्रसिद्ध है, और लगातार घोटाले हो रहे हैं। तो व्यापम का एक ही सुझाव है, अपनी एजेंसियाँ चेंज करें। अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो राजनीतिक भागीदारी पहले से दूरी बनाए रखें। कोई भी राजनीतिक सत्ताधारी या कोई भी हो, उस व्यक्ति को कोई भी इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन शिक्षा मंत्री को भी इस मामले से दूर रखा जाए, ताकि फेयर एंड फायर मतलब पूरी तरह से फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। तो मेरा यही सुझाव है व्यापम से कि अपना प्रक्रिया प्रणाली को थोड़ा चेंजेस करें, और एजेंसी को अच्छी एजेंसी को लाए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बच्चों में गुस्सा है एक तरह से। जैसे अब अगले स्टूडेंट से हम मिलेंगे, तो मुझे ये बताइए कि जैसे उन लोगों ने मेहनत की हो, आप लोगों ने भी की है मेहनत, आपने भी की है, तो क्या 12-15 घंटे पढ़ना है ना, 12-15 घंटे पढ़ना, और एक महीने में क्या इतने नंबर ला सकते हैं? सब्जेक्ट सिलेबस पूरे कवर कर सकते हैं, 8 सब्जेक्ट को कवर करना है ना, उसके साथ में प्रैक्टिस भी करना, तो क्या संभव है 184-190 नंबर लाना? और आप लोगों ने क्या किया था इस बारे में? मतलब देखा जाए, अगर पेपर का लेवल जो देखा जाए तो लेवल तो बहुत हाई लेवल का, मतलब CGL मेंस टाइप का लेवल था। इंग्लिश आप देखो हाई था, मैथ देखो हाई था, रीजनिंग देखो हाई था, और GS की अगर यदि बात करें, हम लोग PSC वाले हैं, आप बात नहीं मानोगे, GS में हम लोगों से 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बना है। मतलब लेवल ये है कि आप अपना 100% देने के बाद आपका नंबर नहीं आ रहा है, या मतलब 120 के आसपास आपका स्कोर जा रहा है। और यदि मतलब फर्जीवाड़े की बात करी जाए तो एक ही सेंटर से मतलब 10-10 लोग एक टॉपर आना,
ये तो बिल्कुल इशारा करता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है निरंतर। और फिर दूसरा, ये कॉलेज जो है चंबल क्षेत्र में है और निरंतर आप देख रहे हो कि शिक्षक भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सब इंजीनियर हो, जितनी भी व्यापम की अभी तक हाल ही में भर्ती हुई, चंबल बेल्ट में जितने भी कॉलेज, स्पेशली ग्वालियर वाला, इस वाले बेल्ट में आपको हमेशा फर्जीवाड़े के संकेत हमेशा मिलेंगे। अभी हाल ही में शिक्षक की जो भर्ती हुई थी उसमें विकलांग जो पद थे, विकलांग पद को लेकर फर्जीवाड़े के मतलब जो है फर्जीवाड़े के प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार ने व्यापम का नाम परिवर्तन किया है, कर्मचारी चयन आयोग, तो नाम परिवर्तन करने से व्यापम की जो कार्य प्रणाली है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि व्यापम की कार्य प्रणाली में हम सीधा सा देख पाते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च स्तर का है। आप कहीं भी देखो, जितने भी और ये जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के ही हैं ये। तो हम मतलब निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यार राजनीति का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप है। एक सेंटर से 10-10 लोग टॉपर होना। हाँ, दूसरी बात यह है कि यदि व्यापम अपना इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। हाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए। जब आपने हर मैक्सिमम लोग सिग्नेचर करने का एक तरीका होता है कि आधी सिग्नेचर फ़ोटो के बाहर और आधी फ़ोटो के ऊपर। और ये जो LSA कॉलेज जो भी ग्वालियर का है, यहाँ से 7 लोग जो टॉपर बने हैं, इनकी अगर आप सिग्नेचर के ऊपर देखेंगे तो इनका सिग्नेचर फ़ोटो के नीचे है, जबकि होना चाहिए तिरछा फोटो के ऊपर होना चाहिए। प्लस फिर हिंदी में है। यदि आप इतना टॉपर हो, इतने इंटेलिजेंट, तो आपको इंग्लिश में तो साइन करते आना ही चाहिए। और यदि आपको इंग्लिश में साइन करते नहीं आ रहा है तो आपने इंग्लिश जैसे टफ सब्जेक्ट को कैसे बना लिया। दूसरी बात, 25 में से 25। दूसरी बात, आप 185 नंबर ला रहे हो, 200 का क्वेश्चन है, 25 आपको इंग्लिश आती नहीं है, 25 मतलब आपके बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप इंग्लिश को आप 75 मान लो कि 7 सब्जेक्ट में आप अगर बहुत अच्छी आपकी पकड़ है, हाँ बहुत अच्छी पकड़ है, तो अगर 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते, हाँ इंग्लिश में सिग्नेचर करते, तो मतलब इंग्लिश आपकी जीरो है, 25 नंबर आपके माइनस कर लिए जाते, बचे हैं 175। 175 में से भी व्यापम के लगभग हर एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट होना तय है। अगर 15 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो 175 में से सर माइनस किए 15 कितने बचे हैं? 155 या 60 को, हाँ 155 या 60 नंबर, मतलब हाईएस्ट 155 या 60 नंबर टॉपर होना चाहिए। हाँ, इतना टॉपर होना चाहिए। वो भी किस हिसाब से? आपके इंग्लिश कट दी, 10-15 नंबर माइनस कर दिए, और बाकी जो आपके 7 सब्जेक्ट है उसमें आप 100% नंबर ला रहे हो, मतलब आप इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो। हाँ, और आप इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो तो आपको व्यापम में नहीं, आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, अगर इन चीज़ों का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो फर्जीवाड़े की ओर बिल्कुल संकेत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है अपनी छवियाँ, नाम परिवर्तन करके, शहरों का नाम परिवर्तन करना, एजेंसियों का नाम परिवर्तन करना, इनसे कुछ नहीं होना है। यदि आपको सच में ही अपने छवि को मतलब बिना दाग की रखना है तो आपकी पूरी जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, या फिर जो भी जितनी संस्थाएं हैं, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त किया जाए और इनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने दिया जाए। क्या है कि आपने युवाओं को भरोसा तो देते हो आप कि आपको फॉर्म भराया जा रहा है, इतने रोजगार दिए जा रहे हैं, 1 लाख भर्ती दिए रहे, 50,000 और करवा रहे हैं, तो 50,000 आप करवा रहे हो एक आंकड़े के अनुसार, लेकिन उसमें बैकडोर एंट्री कितनी हो रही है ये कोई नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। और मैक्सिमम लोग बैकडोर एंट्री से अंदर हो जाते हैं, और जो ओरिजिनल में मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। अब इन फर्जीवाड़ों की वजह से अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को इस क्षेत्र में कठोर कदम उठाना चाहिए। और जो आरोपी है, जो दोषी है इस क्षेत्र में,
इसके लिए जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं बड़े बड़े महादिग्गज हों, उनके विरुद्ध बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कि सीबीआई जांच गठित है यहाँ पर। सीबीआई बिल्कुल यहाँ पे सीबीआई गठित होना चाहिए और इस मामले को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। हर वैकेंसी में अगर आप इतनी ही अच्छी एजेंसी हो तो आप 15 क्वेश्चन डिलीट कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? हाँ भैया, अगर आपने एक मानदंड निर्धारित किया है उसी के हिसाब से आप प्रश्न पत्र तैयार करो और ऑथेंटिक क्वेश्चन। आप इतनी बड़ी संस्था हो देश के लगभग पर हर एग्ज़ाम में सर लगभग 15 से 20 लाख फॉर्म डलते हैं। हाँ 15 लाख, आप 15 लाख बच्चों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हो तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ऑथेंटिक या एजेंसी इतनी मतलब क्या बोलते हैं शक्तिशाली और सशक्त होना चाहिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप पेपर अच्छे से सेट कर सको, उनका रेगुलेट अच्छे से कर सको, कहीं कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मूल्यांकन कर सको। तो मेरा माननीय शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार से यही निवेदन है कि आप इस ओर बिल्कुल ध्यान दें और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करें। और बाकी तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो ESB उसको प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है तो तुम CBI की जांच करवाओ। इनका कहना है कि CBI जांच करवाओ और तुम्हारी कार्य प्रणाली एक तरह से तुम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सही से नहीं बना रहे, लोग 60 से 70 आपत्तियां लगा रहे हो और आप उसमें डिलीट भी कर रहे हो, 30 से 35 20 क्वेश्चन इस तरह से डिलीट कर रहे हो। तो इनका कहना यही है कि पारदर्शिता लाई जाए। आगे हमारे साथ एक और कैंडिडेट है। तो भ्रष्टाचार, पटवारी के संबंध में जो भ्रष्टाचार हो ग्रुप 4, तो क्या इस तरह से भ्रष्टाचार आपको लगता है कि आगे भी इन्होंने किया होगा और भविष्य में भी ये करेंगे? इस तरह की आशंका जताई जा रही है, तो क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल, व्यापम का इससे पहले भी हुआ है और अभी जो पटवारी का देखा जाए तो चूँकि कल टॉपरों की लिस्ट आई है तो उसमें जब भी टॉपरों की लिस्ट आती है, जो भी टॉपर, तो मीडिया उससे बात करने जाती है जिस किसी भी टॉपर को ढूंढती है। जब भी MPPSC UPSC हो तो टॉपरों से बात जब कल आई है तो एक भी मीडिया के वहाँ नहीं पहुँचा कि वो टॉपर कौन है। पूछना चाहिए टॉपर से। इनका कहना है कि टॉपर से पूछो कि भाई आपने कहाँ से पढ़ा है, किस तरह की बुकें पढ़ी है आपने, कहाँ से मतलब किस कोचिंग से पढ़ा है आपने, किस घर से कहाँ से पढ़ के आए हो इतना अच्छा सिलेबस, और एक महीने में ऐसी कौन सी रणनीति थी जो आपने टॉप कर लिया है। तो इनका कहना यही है कि मीडिया को उनके पास जाकर इंटरव्यू लेना चाहिए। इस तरह का कहना है इनका। तो कोई भी आज तक कोचिंग संस्थान या कोई भी उन्होंने भी नहीं बोला कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से है ये तरफ। इसके बाद उनके जो रोल नंबर है जो वो लगभग सेम है कि 1-2 आंकड़े हैं, उनके क्रमांक लगाक्रम से। सेंटर एक है, सेंटर उनकी कॉलेज एक है जहाँ पे जो ग्वालियर इलाका और चंबल इलाका जो है वो हमेशा से इसीलिए जाना जाता है। पहले डाकुओं के रूप में जाना जाता था लेकिन अब फर्जीवाड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी अधिकांश जो बने हुए वो लगभग सिस्टम में जमे हुए हैं। लगता है कि वो ये कर रहे हैं व्यापम। तो पहले भी जो डॉक्टर आनंद राय जी ने उठाया था शायद व्यापम घोटाला 2013 का भी उठाया था। तो अभी और व्यापम का तो हमेशा से इसी नाम से जाना। मध्य प्रदेश में अगर किसी और चीज़ के लिए जाना जाएगा इससे पहले वो व्यापम घोटाले के रूप में ज़्यादा जाना जाता। हालांकि इसीलिए तो व्यापम घोटाला पहले मध्य प्रदेश पहले व्यापम घोटाले के नाम से बदनाम हो चुका था, इसीलिए इसका नाम करके मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग किया गया। उससे भी कुछ परिवर्तन और घटनाएं ज़्यादा होती जा रही है कि यार हर एग्जाम में आपको फर्जीवाड़े के संकेत मिलते हैं। नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, उनमें जो कार्यशैली है वो चेंज करनी होगी। वहाँ के अधिकारी जमे हुए कर्मचारी है सभी को वहाँ से हटाओ, इसके दूसरी एजेंसी को दो एग्ज़ाम करवाने की सिस्टम। एक ही को आप जब से जो बदनाम है पहले से जो गली मोहल्ले की एग्ज़ाम भी नहीं करवा पाती, ऐसी एजेंसियों को आप व्यापम जैसी मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य दे रहे हो आप। राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है कंपनी जो अपने यहाँ करवा रही ना एजेंसी हो। तो ये एजेंसी की क्या है इसके बारे में? जो एजेंसी हमारे व्यापम की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वही एजेंसी राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है। मतलब उसको कोई भी एग्ज़ाम करवाने के लिए कोई वो नहीं है, मना ही किया गया है, ब्लैक लिस्टेड है। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने उस एजेंसी को कार्यभार सौंपा है व्यापम की एग्ज़ाम करवाने के लिए। इसलिए सौंपा है कि हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकें
और बैकडोर एंट्री दे सके और अपना झोला भर सके, भाड़ में जाए जनता। और जब एजेंसी को टेंडर दिया जा रहा था, जितने भी एजेंसी को टेंडर दिया जा रहा था, तो जब एजेंसी आती है तो वो एजेंसी अपनी शर्त रखती है कि हमको कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम पूरी तरह से अपनी प्रोसेस हमारे हिसाब से चलाएंगे। तो उस एजेंसी को मध्य प्रदेश सरकार कभी हायर नहीं की और ना कभी उनको टेंडर दिया। वो हमेशा मध्य प्रदेश सरकार ऐसी एजेंसी को ढूंढती है जो उनका काम निकाल दे, उनसे पैसे कमाई कर सके, वैसे उनके अकॉर्डिंग काम कर सके, वैसे ही एजेंसी को काम दिया जा रहा था। तो वही एजेंसी आज यहाँ मध्य प्रदेश में काम करे जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है। तो यही है कि एजेंसी की स्थिति खराब है। तो आगे अन्ना तो व्यापम की जो कार्य प्रणाली रही हमेशा से, ठीक है, इसका इतिहास भी देखें तो कहीं ना कहीं दाग लगे हुए हैं पहले से, ठीक है। उसके बाद में पहले व्यापम था, फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया है, उसके बाद में बीच में और कुछ नाम चेंज किया, अब ESB कर्मचारी चयन मंडल। तो जैसे अभी तो ये भर्ती फर्जीवाड़ा सामने आया है, इस तरह से कहीं एग्ज़ाम इस साल लगभग ये 6 महीने हो चुके हैं, आगे 6 महीने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे हम, जैसे 9000 भर्ती ये आई है, तो इसमें भर्ती में घोटाला हुआ इस तरह की आशंका है। तो क्या इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ होगा, या इसके बाद जो होने वाली है पुलिस की होने वाली, अभी SI की आने वाली है, तो क्या उनमें भी शंका जताई जा सकती है क्या? बिल्कुल आशंका है कि उन्हें फर्जीवाड़ा होगा ही। क्योंकि आप अभी की एग्ज़ाम पटवारी देखो, पटवारी के पहले वर्ग 3 की एग्ज़ाम देखो, उसके पहले आप जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम देखो, सभी में टॉपर हमेशा चंबल के ही आते हैं। और आप चंबल के अलावा छोड़ दो, बाकी एग्ज़ाम देखो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, तब चंबल के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। अब बैंकिंग वगैरह कुछ भी दे दो, SSC दे दो, चंबल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही व्यापम आती है, पता नहीं क्या कौन सा उबाल आता है कि हमेशा चंबल के बच्चे टॉप कर जाते हैं। चाहे वो जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, सारे एक ही कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा चंबल का पानी पीते हैं। व्यापम जैसे आई चंबल टॉप करेगा, SSC है, रेलवे है, CGL है, बैंकिंग है, कोई भी आए, तब चंबल नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, ये भी ठीक है ना। यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, लाइब्रेरी में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पेपर सबने दिया। पेपर का लेवल इतना टफ था कि 150 नंबर लाना बहुत टफ था। यहाँ हाईएस्ट टॉपर बच्चे 130-140 तक लाए मात्र, और वहाँ मार्क्स देखो आप 184। चलो उन बंदों ने जिसने भी लाया है सब ने हिंदी में साइन किए, चलो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उस बात को इग्नोर भी कर दो। पर यार अब जिस एक लड़की के मार्क्स है, आप उस बच्ची के 184 मार्क्स दे रहे हो और वो इंग्लिश में ला रही है सारे मार्क्स। देखो इंग्लिश में टॉप कर रही है वो लड़की, और उसको हिंदी में सही से नाम लिखते नहीं आ रहा है, वो लड़की टॉप कर रही है। सोचो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है। और ये सिर्फ पटवारी का नहीं है, आने वाली और एग्ज़ाम में भी है। आने वाली एग्ज़ाम में फिर चंबल से टॉप करेंगे, फिर चंबल से फर्जीवाड़ा होगा। में फर्जीवाड़ा होना तय है, क्योंकि वहाँ की राजनीति इतनी हस्तक्षेप करती है एग्ज़ाम में, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेल है। क्योंकि सरकार उतने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवा पाती है, जिसकी वजह से फेल होना पड़ रहा है। और इसको भुगतना सारे बच्चों को पड़ता है। सारे बच्चे रात भर बैठते हैं, इतने मेहनत करते हैं, और जो जिनके पास पैसा होता है वो ईजिली सिलेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, तो कार्रवाई अच्छे से नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं, सिस्टम इतना गंदा है MP का कि ये बिल्कुल हस्तक्षेप करते हैं। बिल्कुल इनकी आप देखना कहीं ना कहीं पर जितने भी बच्चे सिलेक्शन लिए हैं उनका बैकग्राउंड देखो आप, उनके पॉलिटिकल रिलेशन देखो, सारे के सारे जमे हुए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा तुमको जो बहुत कमज़ोर वर्ग से आता हो और जिसने सिलेक्शन लिया हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी, है ना, तो अभी ऑनलाइन होने लग गई है। जैसे UPSC के फॉर्म जो आते हैं 9 लाख 15 लाख जो भी फॉर्म आते हैं, है ना, ये फॉर्म आते हैं ऑफलाइन करवाता है। नीट का 15 लाख 22 लाख तक फॉर्म आते हैं, ऑफलाइन लेता है, ठीक है। कहीं राज्य ऐसे वहाँ पर ऑफलाइन भी हो रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में ऑफलाइन परीक्षा करवाना संभव नहीं है क्या इस तरह का? इस बारे में क्या कह रहे हैं? संभव तो बिल्कुल है, बट बात यह है कि यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। जैसे पटवारी में 12 लाख फॉर्म आए थे, अब MPPSC भी ऑफलाइन होती है, MPPSC में इतने फॉर्म नहीं आते। ये भी करवा सकते हैं ना? हाँ, ये करवा सकते हैं, लेकिन एक साथ पेपर देखो। ऑफलाइन में ऐसा है कि ना, चंबल तरह भी होता ही है। चंबल में ऐसा होता था, चंबल की न्यूज़ आई थी कि ये लोग ऑफलाइन पेपर में क्या करते थे कि OMR सीट को रख लेते थे और बाद में उसको फिल करके फिर सबमिट करते थे। ये भी चंबल से ही फेलियर था। वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये इतनी सिस्टम से इनकी मिली उजुली है कि ये बाद में फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। चंबल पर ठीक ना किया जाए। ऑनलाइन आपका क्या कहना है? जैसे कि ऑनलाइन अभी हो रही है, तो क्या हम ऑफलाइन मोड की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं आगे? जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो जो जिस इलाके में हो रहा है वहाँ पे सिस्टम ठीक करना होगा पहले तो। वो हमेशा खबरों में आ रहा है। जब आज ये तो व्यापम का है, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो एग्जाम होती है वो भी चलती है इसमें, वहाँ पे भी। मेरा ऐसा मानना है ऑफलाइन करवाएंगे, मतलब
तो जो फर्जीवाड़ा आज उजागर हो रहे, ये कहीं ना कहीं वहाँ उजागर नहीं होंगे। और हो सकता है हज़ारों करोड़ों में, मतलब हज़ारों 10,000 20,000 वैकेंसी ऐसे भेंट चल जाए भ्रष्टाचार के। आया इसलिए था कि वो तो फर्जीवाड़े को रोक सके। ऑनलाइन सिस्टम ठीक है, कम से कम पता तो चल रहा है कि ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर ऑफलाइन ले आएंगे तो वो भी फर्जीवाड़ा पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरे एग्जाम्स जैसे पारदर्शिता है, यूपीएससी में कभी पेपर लीक की घटनाएं हम नहीं सुनते हैं, एमपीपीएससी से कभी नहीं सुनते हैं, तो क्या उनकी कार्यप्रणाली से हम नहीं सीख सकते हैं? उनसे भी सीखकर हम करवा सकते हैं ना इस तरह की परीक्षाएं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी सरकार का फेलियर है। अगर सरकार चाहे तो ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से करवा सकती, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से करवा सकती है। दिक्कत ये है कि उनकी मतलब ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जो हमारी एजेंसी है या जो मंडल बना हुआ है, मतलब व्यापम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो अगर अपनी कार्य प्रणाली या कार्यशैली को बेहतर करके अगर काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन भी करवाए ऑनलाइन भी करवाए। बट यही है कि वो अपना कार्यशैली को बदले, क्योंकि फिलहाल कार्यशैली काफ़ी बदनाम हो चुकी है। जैसे कि चंबल क्षेत्र का आपने नाम लिया है कि चंबल में ही फर्जीवाड़ा होता है, तो इस तरह से हम जो एग्ज़ाम सेंटर से हैं कहीं ना कहीं हम ब्लैक लिस्ट करके इस तरह के सेंटर को, हम जैसे चंबल का नाम लिया, पूरी तरह से हम बैन नहीं कर सकते क्या ऐसे सेंटरों को जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती है? यही तो सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी वहाँ हुआ है, लेकिन सरकार फिर भी वहाँ पर, और ये व्यापम फिर भी वहाँ पर सेंटर दे दिए, जबकि इसको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी व्यापम फर्जीवाड़े में आ चुके हैं, फिर भी वो सिस्टम में अभी भी टिके हुए हैं। पता नहीं सरकार चाहती क्या है, इन लोगों को तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। 1-2 कॉलेज से पूरा चंबल बदनाम हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट और ये व्यापम सिस्टम इतना गंदा कैसे हो गया कि उन्हीं से बार बार एग्ज़ाम करवा रही है। कुल मिला के ये है कि आर्थिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति है वो सिस्टम में घुस रहा है, जॉब ले रहा है, और गरीब वर्ग का जो बच्चा है दिन रात मेहनत करता है ताकि वो चाहता है कि मैं गरीबी के दलदल से बाहर निकल के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं, ताकि मेरे आने वाले बच्चे या संतान है उनको ये गरीबी का सामना ना करना पड़े। हाँ, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं है निकलता है अगर ऐसे घोटाले हो रहे हैं। तो कुल मिला के माननीय सरकार से यही निवेदन है कि ये जो अनियमितता हो रही है इन पे कठोर कार्रवाई करके इन पे अंकुश लगाया जाए, ताकि जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके मतलब अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति तो कैसे भी कमा के खा लेगा, लेकिन जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो अगर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है तो उसके पास एकमात्र यही तरीका है कि वो शिक्षा के माध्यम से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों इस तरह के सभी लोगों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि इस तरह की जो आशंकाएं वो जताई जा रही है, आशंकाएं क्या कहना चाहिए, एक तरह से साबित भी हो रहा है। तो सरकार से भी निवेदन है कि पारदर्शिता लाए, इस तरह की कंपनियां जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है पारदर्शिता लाएँ, और जो आरोप लग रहे हैं CBI से या उच्च एजेंसी जो है उनसे जाँच करवाएँ, और जो दोषी पाए जाते हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि दोबारा ऐसी गतिविधियां करने से पहले 50 बार 100 बार सोचे वो व्यक्ति इस तरह की घटना करने में। तो आगे आप जैसे कि सभी लोग अभी पूरा माहौल बन रहा है, तो आगे यदि आंदोलन होता है, सरकार कोई एजेंसी गठित नहीं करती है और लोग फिर उस सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो क्या आप लोग इसका पूरा सब लोग समर्थन करोगे? दूसरा विषय इसमें ये भी है कि जो आदिवासी की सीटें थी अकार्यपालिक वो छूट ही गई हैं, उसमें इसमें लगभग 500 से 1000 अकार्यपालिक जो पद थे वो नोटिफिकेशन आया था तब तो दिखा रहा था, जो सारणी में नोटिफिकेशन में दिखा रहा था, किंतु जैसे ही रिजल्ट आया तब सारी सीटें 0 हो गई है। तो इसकी भी मतलब CBI से जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पद गए कहाँ हैं और इनके साथ हुआ क्या है। कुछ शिफ्ट में ऐसा होता है कि किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ जाते, उसी शिफ्ट में किसी बच्चे के मार्क्स कम हो जाते। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या सिस्टम, ये समझ में नहीं आता। अब एक तो हाँ बिल्कुल गलत है वो। कितने तक बढ़े और घटे हैं इसमें? एक बच्चे के 23 मार्क्स बढ़े हैं,
जो टॉपर में है उसके बच्चे के 23 मार्क्स बढ़े, किसी किसी के 10 नंबर कम हो गए। हमारे लाइब्रेरी में ऐसे बच्चे हैं जिनके कैटेगरी से आते हैं वो 122 मार्क्स है, उनके कट के 114 आ गए। तो और कुछ कुछ बच्चे ऐसे मिले एक ही शिफ्ट में, किसी के मार्क्स बढ़ रहे किसी के कम हो रहे। अब एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन सेम होना चाहिए, एक तो मार्क्स बढ़ेंगे एक तो कम होंगे, लेकिन किसी के बढ़ रहे किसी के कम हो रहे। ये सिस्टम का इतना फेलियर है, ये बच्चों को कुल मिला के गुमराह किया जाता है। और वहाँ पर कुछ जो अच्छा वर्ग है, जो पैसे दे सकता है, जो इकोनॉमिकल अच्छा है, 15 वो लाख सीट ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि आप सूटकेस भरो 15 लाख का, वो सीट बिल्कुल लो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मतलब आप इसमें किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेपर सरल है, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। ये तो जिस बच्चे को अच्छे से आता है वो अच्छा बना लेता है, जिसको नहीं आता वो कम नंबर ले आता है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये पेपर इसमें बढ़ेगा? तो दोस्तों आगे जो भी समर्थन रहेगा ये सभी लोग करेंगे। थैंक यू।